आइए बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्लास टुडे। स्टार्ट करते हैं आज नया टॉपिक। तो आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो मैं करूं? मैंने शुरू कर कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है बेटा? फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है? सर जिनकी वैल्यू जो होती है वो जैसे कि सर मोटरसाइकिल हो गया है, फिक्स्ड एसेट्स, मशीनरी, फर्नीचर। फिक्स्ड एसेट्स आर द एसेट्स which are purchased for long term use। तो लॉन्ग टर्म यूज के लिए खरीदे जाते हैं। which are of high value in money terms। जो हाई वैल्यू आइटम्स होती हैं मनी टर्म्स में, which increases the productivity and helps to increase the productivity, profitability of business। which are purchased for use and not for resale। कुछ कंडीशंस है बेटा, अगर ये कंडीशंस पूरी कर ली जाती हैं तो वो चीजें फिक्स एसेट्स कहलाती हैं। जिन एसेट्स को मैं लंबे समय तक यूज करना चाहता हूं अपने बिजनेस में, which are purchased for long term use, जिनकी वैल्यू हाई होती है, जिनको यूज करके मेरे बिजनेस में सामान बनाने की, प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है और उस वजह से मेरे बिजनेस के प्रॉफिट्स मल्टीफोल्ड इंक्रीज होते हैं, और जिनको मैं सेल नहीं करना चाहता, खरीदता हूँ, यूज करना चाहता हूँ सिर्फ। अगर ये कुछ कंडीशंस पूरी कर देती है कोई आइटम तो उसे फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं बेटा। एग्जाम्पल जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, मोटर व्हीकल एटसेट्रा। इन सबको बोलते हैं बेटा टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल का मतलब कैन बी टच्ड, कैन बी सीन, इनको देखा जा सकता है, टच करा जा सकता है। और भी एग्जांपल होते हैं बेटा फिक्स्ड एसेट, जैसे मेरे नाम का रेप्यूटेशन, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, ये भी बेटा टेंजिबल, ये भी फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, बट इनको बोलते हैं इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। इंटेंजिबल मतलब which cannot be seen, cannot be touched, जिनको ना तो देखा जा सकता, जिनको ना तो टच करा जा सकता, बट क्या करा जा सकता है? कैन बी फील, जैसे कि लाइक एयर, हवा अच्छी चल रही है, गर्म चल रही है, ठंडी चल रही है, हम महसूस कर सकते हैं।
बिजली का झटका लग जाता है, करंट लग जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी का झटका। एयर और इलेक्ट्रिसिटी को जैसे हम फील कर सकते हैं, वैसे ही गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क को फील कर सकते हैं। जैसे कि मैं इनके मतलब बताता हूं आपको क्या होता है गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। गुडविल का मतलब होता है बेटा मेरा नाम, मेरी रेप्यूटेशन। ये एक इंटेंजिबल, इंटेंजिबल मतलब ना दिखने वाली एसेट है। कॉपीराइट्स क्या होते हैं, सब अपनी बुक को देखेंगे, सबके पास कोई भी बुक होगी, उस बुक पे, जैसे अकाउंटेंसी की बुक में टीएस ग्रेवाल की बुक है बेटा, टीएस ग्रेवाल की बुक सुल्तान चंद एंड सन्स छापता है, एससीएस। तो सुल्तान चंद एंड सन्स के पास राइट है टीएस ग्रेवाल की बुक को छापने के, तो उसे बोलते हैं कॉपीराइट्स। कि सुल्तान चंद एंड सन्स के ने परमानेंटली तहे जिंदगी, होल लाइफ के लिए टीएस ग्रेवाल की बुक को छापने के राइट्स खरीद लिए। अब टीएस ग्रेवाल की बुक कोई और पब्लिशर, कोई और राइटर छाप नहीं सकता। किसी और न्यूज में एजेंसी में या फिर किसी और एजेंसी जो बुक राइटिंग या बुक टाइपिंग करती हो उस जगह नहीं छप सकता। सिर्फ एससीएस, सुल्तान चंद एंड सन्स कंपनी के थ्रू एक टीएस ग्रेवाल की बुक बिकेगी। ट्रेडमार्क अगर आप देखो तो होंडा का एच और ह्यूंडई का एच अलग स्टाइल से लिखा जाता है। जो मोनोग्राम, मोनोग्राम मतलब जो भी आपका एक साइन है, वो साइन कैसा बनता है, ह्यूंडई का एच अलग है, होंडा सिटी का एच अलग है, मारुति का कुछ मोनोग्राम, होलोग्राम है। जो आपका एक ट्रेड सिंबल होता है, उस सिंबल को बोलते हैं बेटा ट्रेडमार्क। ऐसी पेटेंट्स क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पेटेंट्स होती है कोई इन्वेंशन। अगर मैंने कोई नई इन्वेंशन कर ली और वो इन्वेंशन मैंने अपने नाम से बच्चों रजिस्टर्ड करा ली, तो उसे बोलते हैं पेटेंट। इन्वेंशन क्या होती है, अगर आपने कोई भी नई आइटम को मार्केट में निकाला और उसको अपने नाम से रजिस्टर्ड करा लिया, अब वो आइटम कोई और आपके नाम से ही बेच सकता है, अपने नाम से नहीं बेच सकता, उसको बोलते हैं पेटेंट। पेटेंट कराना मतलब अपने नाम से रजिस्टर्ड करा लेना, जिससे कि अब आप इसके होल सोल ओनर बन जाते हैं। तो ये सारी आइटम्स क्या होती है, इनटेंजिबल एसेट्स होती है बच्चों। इनको ना तो देखा जा सकता, ना टच करा जा सकता, इनको सिर्फ फील करा जा सकता। ठीक है जी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, फील। जैसे एयर और इलेक्ट्रिसिटी का झटका, एयर की हवा, हवा ठंडी है, गर्म है। इलेक्ट्रिसिटी का झटका तेज लगा, धीरे लगा। अर्थक्वेक है, कितनी इंटेंसिटी से आया। सेम ऐसे इन चीजों को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो बेटा फिक्स्ड एसेट समझ में आई है। किसी बच्चे को फिक्स्ड एसेट्स में कोई सर प्रॉब्लम? एक जर्नल का कंटिन्यूशन है। हाँ बेटा जनरल में। तो सबने नोट कर लिया है बच्चों, रब कर दूं? कोई बच्चा नोट कर रहा है तो बताओ, नहीं तो रब कर दूं? चलिए, अब हमने करना क्या है इसका, हमने बच्चों इसकी जर्नल एंट्री बनाई। क्वेश्चन लिखिए, परचेज अ बस, परचेज अ बस फॉर रुपीज 10 लाख। 10 लाख रुपए में बस आती है, उसे मान लेते हैं अभी। परचेज अ बस फॉर रुपीज 10 लाख एंड पेड। खाली खाली बस नहीं खरीदनी पड़ती, बस को रजिस्टर कराना पड़ता है। एंड पेड रजिस्ट्रेशन फीस रुपीज 1 लाख। बस को नाम, बस का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। बस का रूट परमिट लेना पड़ता है बेटा। रूट परमिट के लिए रुपए 2 लाख दिए। बस खरीदने के बाद बस की इंश्योरेंस कराई, उसके लिए बेटा 50,000 रुपए दिए। एक रोड टैक्स भी जाता है बेटा, रोड पे गाड़ी चलाओगे, बस चलाओगे, अपनी कार चलाओगे, उसके लिए मानो 50,000 रुपए दिए। बस कितना रुपए? तो 10 लाख की बस के लिए हमने 1 लाख रुपए और दिए, 2 लाख रुपए और दिए, 50,000, 50,000 और दिए। तो टोटल मुझे बस कितने की पड़ गई बेटा, 14 लाख की पड़ गई। चाहे इसे बस मान लो, चाहे इसे कार मान लो, कुछ मर्जी मान लो। एंट्री क्या होगी बेटा, मोटर व्हीकल
या बस, अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक 14 लाख। मेरे प्यारे बच्चों, जर्नल एंट्री खाली 10 लाख रुपए से नहीं होगी। जर्नल एंट्री कितने अमाउंट से होगी? 14 लाख से। क्या रूल लिख रहा हूं मैं कह रहा हूं बच्चों, टोटल अमाउंट स्पेंड, टोटल अमाउंट स्पेंड at the time of purchase of an asset। टोटल कितना खर्चा कर रहे हो? टोटल अमाउंट स्पेंड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एन एसेट टिल द डेट asset is put to use। ऐड को कर दो फ्रॉम। टोटल अमाउंट स्पेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एन एसेट till the date asset is put to use is added to cost of asset, is added to the cost of asset। क्या मतलब बेटे? मैं कहना चाह रहा हूं बच्चों, ध्यान से समझना मेरी बात को। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? आपने बस खरीदी और जिस दिन बस खरीदने के बाद आपके खर्चे होते चले गए, सारी की सारी वैल्यू को ऐड करना है और वो बस की वैल्यू यानी कि एसेट की वैल्यू में जोड़ दें। यानी कि एसेट की वैल्यू, फिक्स एसेट्स की वैल्यू खाली वो वैल्यू नहीं होती जितने में आपने खरीदी है, उसके अलावा भी आपने जितना खर्चा किया वो भी जाके एसेट की वैल्यू में जुड़ जाता। अच्छा सर, उस टाइम तो हमने जोड़ दिया, क्या तहे जिंदगी, पूरी जिंदगी अगर हम गाड़ी के ऊपर पेट्रोल डलवाएंगे, पंक्चर लगवाएंगे, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई रिपेयर कराई, वो भी क्या एसेट की वैल्यू में जोड़ेंगे? ना बच्चों ना। कब से कब तक का खर्चा? टोटल अमाउंट स्पेंड, जितना खर्चा किया, कब से? फ्रॉम द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एन एसेट, उस दिन से जिस दिन आपने वो खरीदी, उस दिन से कब तक? टिल द डेट ऑफ एसेट द इज पुट टू यूज, जिस दिन आपने पहली बार उसे यूज करा। जिस दिन खरीदा उस दिन से जब तक उसको यूज करना शुरू किया, तब तक का सारा खर्चा एसेट के कॉस्ट में जोड़ देते हैं और वो कॉस्ट में कैपिटलाइज्ड हो जाता है। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कैपिटलाइज्ड। कैपिटलाइज, कैपिटलाइज मतलब बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या? CAPEX, तो शॉर्ट में बोलते हैं कैपेक्स। कैपेक्स। मेरे प्यारे बच्चों, एक बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स बोल रहा हूँ मैं। कैपिटलाइज्ड करना मतलब एक्सपेंस को, रजिस्ट्रेशन फीस आपका खर्चा है, रूट परमिट आपका खर्चा है, इंश्योरेंस भी आपका खर्चा है, रोड टैक्स भी आपका खर्चा है, बट इसको क्या आप खर्चा मान रहे हो मेरे प्यारे बच्चों? नहीं, इनको आप एक्सपेंस नहीं मान रहे हो। आप क्या कर रहे हो? इन एक्सपेंसेस को क्या कर रहे हो? ऐड कर रहे हो कॉस्ट ऑफ द एसेट में। 10 लाख की बस में इन 4 लाख के खर्चों को जोड़ रहे हो। क्या कह रहा हूं मैं? टोटल अमाउंट स्पेंट इज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट। क्या कर रहा हूं बेटा मैं? एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट, खर्चे को कॉस्ट ऑफ एसेट में जोड़ रहा हूं। इसको बोलना, उसको बोलते हैं अकाउंटेंसी में एक वर्ड से कैपिटलाइज करना। क्या करना बच्चों? कैपिटलाइज करना। अमाउंट स्पेंड जो भी कर रहे हो आप एसेट के खरीदने पे, वो आपने क्या करना है? एसेट की कॉस्ट में जोड़ना है। दैट इज कॉल्ड एज कैपिटलाइज करना। कैपिटलाइज करने का ही सिनोनिम वर्ड है कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में कैप और ये तो बोलते हैं इसे शॉर्ट में कैपेक्स। सबसे ज्यादा नाम कैपेक्स चलता है। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा कैपेक्स। सब बच्चे नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा इसके बाद। एंट्री नंबर 1 लिख ली बेटा सबने? नोट कर ली? रब कर दूं? बेट आओ बच्चों, सेकंड एंट्री परचेज एंड
एयर कंडीशनर फॉर ₹35,000। एसी खरीद के लाया मैं, गर्मी का टाइम चल रहा है, 35,000 का एसी खरीदा बेटे। एंड स्टेबलाइजर ₹4,000, स्टेबलाइजर खरीदा, एसी के साथ स्टेबलाइजर खरीदते हैं। एंड स्टेबलाइजर के साथ बाद में पहले क्या कराई, इलेक्ट्रिकल फिटिंग। इलेक्ट्रिकल फिटिंग पे बेटा मेरे 2,000 रुपए लग गए। एंड एसी की इंस्टॉलेशन कराई बेटा, वो भी मेरे से 4,000 रुपए ले गया। इतने सारे रुपए खर्च कर दिए एसी लगवाने। कितने खर्च हो गए, 4 4 8 10 45,000 रुपए। तो बेटा क्या एंट्री होगी, एयर कंडीशनर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। कितने रुपए से मेरे प्यारे बच्चों, 45,000। एयर कंडीशनर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट 45,000। कभी भी फर्स्ट इंस्टॉलेशन ऐड हो जाएगी, जो भी आपने खरीदने के टाइम पे खर्चे किए वो ऐड हो जाएंगे कॉस्ट ऑफ द एसेट। आगे बात समझ में, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, आई एम वेटिंग। हाँ बेटे, हाँ बेटे बोलो। एंट्री नंबर 3, आफ्टर सम टाइम bus met with an accident and spent his back on its repairs। कुछ समय बाद, महीना 2 महीना 6 महीने 1 साल 2 साल बाद, कोई भी टाइम हो सकता है, बस का एक्सीडेंट हो गया और बस को ठीक कराने में 2 लाख रुपए खर्च हो गए। तो क्या बेटा फिर से बस अकाउंट डेबिट करेंगे? नहीं, अब एंट्री होगी रिपेयर्स अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक अकाउंट। रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट 2 लाख। सिमिलरली नेक्स्ट है एसी की सर्विस चार्ज ₹8 पे। अगले साल सर्विस का एसी की सर्विस कराई, उसका चार्ज पे करा 1,000। तो क्या आएगी बेटा एंट्री, सर्विस चार्ज डीआर, मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, नॉर्मल मेंटेनेंस है बेटे, टू कैश अकाउंट। तो बेटा समझने वाली बात क्या है, सिर्फ ओरिजिनल खरीदने के टाइम पर जो खर्चा होता है वो एसेट की कॉस्ट में ऐड होता है। बाद के खर्चे पेट्रोल का, डीजल का, रिपेयर्स का, सर्विस चार्ज का, वो जाके नॉर्मली ऐड नहीं होगा। कैसे होगा, नॉर्मली हमारी एक्सपेंस मान के एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा। आइए फिफ्थ एंट्री देखिए, हमारी बस की पहली एंट्री में 14 लाख, हमारा एसी था सेकंड एंट्री में 45,000। एंट्री नंबर 5 क्या है, चार्ज डेप्रिसिएशन on bus at the rate of 10% per annum and AC at the rate 40% per annum। मान लेते हैं डेप्रिसिएशन रेट दे रखे हैं क्वेश्चन में, हमें एक एक साल का डेप्रिसिएशन लगाना है। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, हमारा खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। डेप्रिसिएशन क्या है मेरे प्यारे बच्चे, हमारा एक्सपेंस है। एक्सपेंस नॉमिनल नेचर का होता है, नॉमिनल को क्या करते हैं, डेबिट कर। डेप्रिसिएशन से क्या हुआ, खर्चा हो गया और क्या जाएगा, कैश जाता है बच्चों डेप्रिसिएशन लगने से।
क्या डेप्रिसिएशन एक कैश एक्सपेंस है? नहीं, डेप्रिसिएशन से क्या होती है, गाड़ी की वैल्यू कम होती है। टू Asset. व्हीकल अकाउंट, एयर कंडीशनर अकाउंट, अमाउंट क्या होगा बस का, 14 लाख का 10% हो गया 1,40,000। बस का डेप्रिसिएशन क्या हुआ, 14 लाख का 10%, 1,40,000। एसी का डेप्रिसिएशन कितना हुआ, 45,000 का 40%, 18,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हुआ बच्चों, 1,58,000। टोटल डेप्रिसिएशन कितना हुआ, 1,58,000। नोट ध्यान रखना एक बार, ये मैं पहले भी बहुत बार आपको बता चुका हूं, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन बच्चों नॉन कैश एक्सपेंस है। ये कि ऐसा खर्चा है जिससे खर्चा तो होता है, एक्सपेंस बुक तो होता है, बट उसकी वजह से कैश नहीं जाता, उससे एसेट की वैल्यू रिड्यूस होती है। बढ़ते हैं आगे, 6th एंट्री में चलते हैं, जरा ध्यान से करते हैं। बस की वैल्यू क्या रह गई, अब 14 लाख की हमने बस खरीदी थी, 1,40,000 का हमने बस पे डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो वैल्यू ऑफ द बस स्टैंड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट रुपीज 12,60,000 बेटे। बस की वैल्यू क्या रह गई, 12,60,000 रह गई बेटे। ऐसी एसी की वैल्यू क्या रहेगी बुक्स में, 45,000 का एसी खरीदा बेटे, 18,000 हमने एसी की वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगा दिया। एसी कितने का रहेगा, 27,000 का रहेगा बेटे। इस बात में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, डेप्रिसिएशन लगाने से कॉस्ट हमारी कम हो जाती है, वैल्यू ऑफ द मशीन कम रह जाती है। नाउ 6th एंट्री देखेगा बेटा बड़े ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री कराने जा रहा हूं। क्या, सोल्ड द अबव बस फॉर रुपीज 11 लाख। ये बस बेटा जो 12,60,000 की थी, हमने कितने में बेच दी, 11 लाख में बेच दी। खरीदने में के टाइम पे बस डेबिट हुई थी, बेचने के टाइम पे कैश या बैंक आएगा, 11 लाख रुपए आएंगे और मोटर व्हीकल अकाउंट चला जाएगा। बट मोटर व्हीकल कितने का जाएगा, 12,60,000 का जाएगा बेटे। पैसा आएगा 11 लाख रुपए, क्या जाएगी, बस जाएगी 12,60,000 की बेटे। तो क्या हुआ, देयर इज अ डिफरेंस, 1,60,000 रुपए का क्या निकला यहाँ पे, बैलेंसिंग फिगर निकली। ये क्या निकला बेटा, ये लॉस हुआ या नहीं हुआ मुझे, मैंने 12,60,000 की कीमत की बस को 11 लाख में बेच दिया, तो ये तो क्या हुआ, मेरे को नुकसान हो गया। नुकसान को क्या करते हैं बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं। बट सर जर्नल में तो हम लॉस और प्रॉफिट गिनते नहीं है ना। ये नॉमिनल अकाउंट होता है, ये लॉस है आपका, ये नॉमिनल अकाउंट होता है, इससे डेबिट कर। बिल्कुल सही कह रहे हो, कोई ना 2 मिनट रुको। हमने 12,60,000 की बस को 11 लाख रुपए में बेच दिया, तो हमारे को लॉस हुआ 1,60,000 का। ये 1,60,000 का लॉस डेबिट होएगा किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस। क्यों डेबिट होएगा, लॉस है, लॉस नॉमिनल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट डेबिट होता है, पीएनएल अकाउंट डेबिट होता है। बिल्कुल सही बात है, कोई ना आपने सही कहा कि जर्नल में एनी प्रॉफिट पब्लिक But लॉस what fixes it is here. इज इग्नोर्ड। जर्नल में कोई भी प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इग्नोर करा जाता है।
और गुड्स ओनली, सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए, बट कंसीडर्ड और फिक्स एसेट्स के लिए कंसीडर करा जाएगा। अगर प्रॉफिट होता लॉस होता गुड्स के लिए तो उसको कंसीडर नहीं करते हैं, बट फिक्स एसेट्स के लिए प्रॉफिट लॉस को कंसीडर करा जाता है। बात समझ में आई है? हाँ सर समझ में आ गई है बात। आगे बढ़ते हैं बच्चों, 7th एंट्री देखिएगा, ये एसी का 27,000 का, सोल्ड द एसी फॉर 30,000। यहाँ पे मैंने 27,000 का एसी अब 30,000 रुपए बेच दिया, अब मुझे प्रॉफिट हो गया बच्चों, एंट्री सेव होगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, क्लियर, कंडीशनल अकाउंट। 27,000 की चीज जाएगी मेरे पास से अब सेल, और 30,000 रुपए मेरी जेब में आएंगे, कैश आएगा। बट अब मुझे 3,000 का क्या हुआ बच्चों, प्रॉफिट हुआ। वो प्रॉफिट कहाँ चला जाएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बात समझ में आई है? सर अगर खाली प्रॉफिट हो रहा है तो खाली प्रॉफिट अकाउंट क्यों नहीं लिख सकते? हाँ प्रॉफिट नहीं, नाम पूरा एक ही लिखते हैं, चाहे लॉस हो रहा हो तब भी प्रॉफिट एंड लॉस लिखते हैं, चाहे प्रॉफिट हो रहा हो तब भी प्रॉफिट एंड लॉस लिखते हैं, बस ब्रैकेट में लिख देते हैं प्रॉफिट के केस में प्रॉफिट, लॉस के केस में लॉस। आगे बात समझ में, सब बच्चे नोट कर लें।